हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज पार्क चैनल। स्वागत करते हैं आप सभी का बीपीएससी घटना चक्र सीरीज में। और ये पॉलिटी का आज आखिरी वीडियो होगा। गवर्नर से स्टार्ट करेंगे और पूरा इसको आज समाप्त कर देंगे। इसके पहले हमने हिस्ट्री और ज्योग्राफी को भी कवर कर रखा है, साइंस को भी कवर कर रखा है। अगर आपने उन सारे वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उन सभी वीडियो को देख लीजिए, ताकि आपको बेहतर जानकारी मिल सके। और क्योंकि बीपीएससी में अब बस थोड़े दिन बचे हुए हैं, तो एक अंतिम प्रहार के रूप में आप इन सभी वीडियो को देखिए और जितनी बार हो सके उतनी बार इस पर देखिए। और कम से कम एक अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे या फिर किसी भी ग्रुप में आप ज़रूर इस को शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये अभी नया चैनल है। और शुरू करते हैं आज के नए क्वेश्चन के साथ, नए सेशन के साथ और नए टॉपिक के साथ। गवर्नर वाले टॉपिक से शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट? तो ये चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, स्पीकर, हाई कोर्ट। तो ये गवर्नर होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। अगर पूछता कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है, तो चीफ मिनिस्टर होते हैं। लेकिन जो गवर्नर होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं। अगर पूछता कि जुडिशियल हेड कौन होते हैं, तो हाई कोर्ट के जज होते हैं, जो चीफ हाई कोर्ट के जज होंगे। तो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गवर्नर ऑफ ए स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट, द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। तो ये होते हैं, ये अपॉइंट करते हैं द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये अपॉइंट किए जाते हैं। अपॉइंट इनके द्वारा किया जाता है, लेकिन ओथ अगर कोई अगर पूछेगा तो कि ओथ कौन मॉनिटर करता है, कौन करता है, तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होते हैं कंसर्न, वो करते हैं। और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के जो होते हैं वो गवर्नर करते हैं, तो एक दूसरे को करते हैं। हु अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो दिस क्वेश्चन एक्चुअली आस्क्ड बिफोर 2019. व्हाई आई एम मेंशनिंग 2019? बिकॉज in 2005 August in 2019 एब्रोगेशन ऑफ 370 एक्चुअली हैपेंड। तो इसमें इसमें भी वही प्रायर जो क्राइटेरिया है उससे ही होता है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि उस समय वहाँ पे कुछ स्पेशल पावर्स थे जम्मू एंड कश्मीर के पास। तो लोगों को लगता था कोई दूसरा प्रोसीजर होगा, लेकिन उसमें भी अल्टीमेटली प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ द गवर्नर एंड द इंडियन स्टेट। तो ये तो करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया। तो ये सभी लोग अभी पहले एक समय पे बिहार के फागू चौहान हुआ करते थे, सत्यपाल भी सत्यपाल मलिक के बारे में आप थोड़ी सी जानकारी रखेंगे। क्यों सत्यपाल मलिक? क्योंकि इस बार इनका डेथ हुआ है और यही पिछले महीने ही अगस्त के महीने में इनकी डेथ हुई है। तो ये बंगाल के, गोवा के, मेघालय के और बिहार के और जम्मू एंड कश्मीर के जो है गवर्नर रहे हैं। तो इतनी सारे स्टेट के ये गवर्नर रहे। आनंदीबेन पटेल अभी भी गवर्नर हैं उत्तर प्रदेश की। तो इसको आप याद रखेंगे। बाकी आप स्टेट के जो है करंट अफेयर का ये क्वेश्चन एक तरीके से हो गया। द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश डायरेक्ट्स द स्पीकर of the Legislative Assembly to hold its session. In doing so, he was exercising the rights which are vested in his office. Article 172, Article 174, Article 175 and Article 176। तो ये एक्सरसाइज करते हैं आर्टिकल 175 को। और इसमें जो गवर्नर है, गवर्नर के पास कुछ स्पेशल पावर्स भी होते हैं, आप उससे उनको भी जानिए। और हर दो असेंबली के बीच, आई मीन दो सीटिंग के बीच, मतलब चाहे विंटर सेशन हो और बजट सेशन हो, उसके बीच में मैक्सिमम 6 मंथ का गैप हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन में बस ये चीज़ मेंशन की गई है। बाकी ऐसा नहीं है कि 2 महीने में ही करना पड़ेगा, 3 महीने में करना पड़ेगा। 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए दो सीटिंग के बीच में, दो सेशन के बीच में, दो सिटिंग में कह रहा हूँ। बाई विच टाइम गवर्नर हैज़ टू रिटर्न ऑर्डिनरी बिल टू द कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर फॉर रिकन्सिडरेशन। 3 मंथ्स, 1 मंथ, नो टाइम लिमिट, और या फिर 2 मंथ्स। तो एक्चुअली ये तमिलनाडु की वजह से ये कॉन्टेक्स्ट जो है न्यूज़ में भी है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्ट किया है, क्योंकि जो सेंटर में जिसकी गवर्नमेंट है और स्टेट में अगर दूसरे किसी की गवर्नमेंट है, तो वो गवर्नर क्या करते हैं कि वो बिल लेकर बैठ जाते हैं और वो उस पर साइन ही नहीं करते। तो जो रवि है तमिलनाडु के गवर्नमेंट, उन्होंने ऐसा बहुत बार कर रखा है, करीब 2-3 साल की बिल लेकर के बैठे हुए हैं, उस पर कोई एक्शन ही नहीं ले रहे हैं। तो हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये निर्देश दिया है कि
2 महीने से ज़्यादा आप टाइम नहीं लेंगे। ये अभी करंट अफेयर का न्यूज़ है, लेकिन इसमें अगर पूछेंगे तो नो टाइम लिमिट माना जाएगा कि आपको उसको कंसीडर करना पड़ेगा। आप रिटर्न कर सकते हैं, जो भी आपके पावर एक्सरसाइज करने हैं आपको, आप कीजिए मैक्सिमम 2 मंथ का। इन नॉर्मल सिचुएशन, एक्सेप्शनल सिचुएशन इट कैन बी एनीथिंग, वो करंट अफेयर का है जो 2 मंथ मैंने बताया। द स्टेट लेजिस्लेचर एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट कंसिस्ट, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड गवर्नर, legislative assembly and legislative council, legislative assembly and governor, governor, legislative assembly and legislative council where it exists। तो इसको जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा तो वो तो 4 ही होना चाहिए, लेकिन इन्होंने वो सी लिख रखा है क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली और गवर्नर, लेकिन यहाँ लिखा है वेयर इट एग्जिस्ट, तो ये 4 वाला ज़्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट, इन्होंने गलत कर रखा है। वेयर इज द अपर चैम्बर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इन इंडिया, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये काउंसिल अगर वर्ड आता है तो ये इसको अपर बोला जाएगा, और ये सिमिलर होता है कि इसके राज्यसभा, अगर आप लोकसभा राज्यसभा जो पार्लियामेंट का एक बॉडी है, ये सेकेंडरी बॉडी है लेजिस्लेटिव स्टेट में, लेकिन जो राज्यसभा ये सेकंड सेकंड हाउस है। सेकंड हाउस एंड सेकेंडरी हाउस दोनों का आप मीनिंग समझिए। एक है कि ये इन्फीरियर है, लेकिन राज्यसभा के पास काफ़ी सारी स्पेशल पावर भी है, तो इसमें ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा, इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ इन लार्जेस्ट मेंबर ऑफ लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेंबर्स इन स्टेट लेजिस्लेचर, तो ये है अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय। तो इन सभी में 60 60 60, नागालैंड को भी आप जोड़ लीजिए, नागालैंड में भी 60 ही होते हैं, नागालैंड। तो जो ये पूर्वोत्तर त्रिपुरा में भी 60, और हिमाचल प्रदेश में 68 जो होते हैं, तो इस वजह से हिमाचल प्रदेश में 68। तो द मेंबर ऑफ ए स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल are not chosen by which of the following categories of person: members of the local bodies, पंचायत, टीचर्स, ग्रेजुएट्स, इंडस्ट्रीज, या फिर एक से अधिक या एक में से कोई नहीं, तो ये इंडस्ट्रीज था। इसके अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर मान लीजिए जैसे 3 सीटें हैं जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली, 3 सीटें तो नहीं होती, हालांकि इसको गलत कर दिया मैंने, 1/3, 1/3 और 1/3, ये 3 तरीका है जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है उसके मेंबर्स को चूज करने की। ये होते हैं एमएलए द्वारा इसको चूज किया जाता है, मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो होते हैं, जो वो चूज करते हैं, और ये लोकल बॉडीज के द्वारा चूज किया जाता है। इसमें फिर फर्दर डिवीजन होता है 1/6, 1/6, एक में और होता है फर्दर डिवीजन 1/12, 1/2। इसमें ये टीचर्स के द्वारा, एक टीचर्स के द्वारा, एक ग्रेजुएट्स के द्वारा, ओके। और ये जो है गवर्नर अपॉइंट करते हैं। तो इतने सारे तरीके से स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो चूज की जाती है। इसमें इंडस्ट्रीज जैसा कोई रोल है नहीं, तो इस वजह से आप इसको याद रखेंगे। इन एनी स्टेट ऑफ इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन बी क्रिएटेड और कैन बी अबॉलिश्ड बाय the president on the recommendation of the governor of the state, the parliament as per resolution passed by the legislative assembly of the state, the governor on the recommendation of council of ministers। so option C will be right here। और किस आर्टिकल के तहत, 169 आर्टिकल जो होता है उसके तहत ये रेजोल्यूशन पास करते हैं और पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस स्टेट में एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाइए। और ये पार्लियामेंट के विल के ऊपर होता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता कि वो बनाएंगे ही। आफ्टर पासिंग रेजोल्यूशन इट टोटली डिपेंड्स ऑन पार्लियामेंट, लेकिन रेजोल्यूशन जो है पास करना होता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल एग्जिस्ट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट: केरला, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और ये बिहार। तो अभी तो बिहार में कितनी सीटें हैं? 75। बिहार हो गया आपका, यूपी हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया और कर्नाटक हो गया। तो इतने 6 राज्यों में जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल है। यूपी में 100 सीटें हैं सबसे ज़्यादा, और इसमें 75 हैं बिहार में, आप ये याद रखेंगे। ये तमिलनाडु नहीं है, तेलंगाना है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट द प्रोविजन ऑफ द इलेक्शन of legislative assembly
ऑफ स्टेट्स। तो ये आर्टिकल 170, आर्टिकल 176, आर्टिकल 178 और नन ऑफ द अबव, तो आर्टिकल 170 है, तो इसमें कुछ है नहीं। आर्टिकल 3 पूछा है डायरेक्टली। इफ द स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ए स्टेट वांट्स टू रिजाइन, ही विल गिव हिज रेजिग्नेशन टू चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, डिप्टी स्पीकर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये डिप्टी स्पीकर को देता है, और अगर डिप्टी स्पीकर जो है अपना रेजिग्नेशन देना चाहता है तो स्पीकर को देगा। और जो चेयरमैन होता है वो देता है जो डिप्टी चेयरमैन है उसको, और डिप्टी चेयरमैन अगर काउंसिल है तो। टू होम द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, लेजिस्लेटिव असेंबली, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, मोर देन वन ऑफ द एबव या फिर नन ऑफ द एबव। तो इसमें ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके ऊपर जो है टोटली रिस्पॉन्सिबल होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। उसी में अगर उनका बहुमत है तो वो लाएंगे, उसके लिए जवाबदेही भी उनकी बनती है, या कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल जिसको बोला जाता है। और काउंसिल के लिए नहीं रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे सेम आप लोकसभा में देखेंगे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी वेयर सच सेटअप एग्जिस्ट इज अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये ऑलरेडी एक क्वेश्चन ऊपर पूछा गया था, तो प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और 239 ए जो आर्टिकल है उसमें ऐसी बातें की गई हैं। हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरीज वेयर सच ए प्रोविजन एग्जिस्ट, अगेन प्रेसिडेंट। तो हाई कोर्ट पे आ जाते हैं और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पे आ जाते हैं। द अथॉरिटी टू डिटरमिन द नंबर ऑफ जजेज इन अ हाई कोर्ट रेस्ट्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग इंटिटीज। तो ये है द अथॉरिटी टू डिटरमिन द नंबर ऑफ जजेज इन अ हाई कोर्ट रेस्ट विद द, ये प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन बढ़ाने घटाने का ये किस पे डिपेंड करेगा? पार्लियामेंट से जब तक पास नहीं होगा तब तो नहीं होता, लेकिन डिपेंड करता है उन्हीं के ऊपर। हाई कोर्ट जजेज एड्रेस हिज लेटर ऑफ रेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, द गवर्नर। तो ये प्रेसिडेंट को ही जो है करते हैं, क्योंकि अपॉइंटमेंट इन्हीं के द्वारा हो रहा है, तो रेजिग्नेशन भी इन्हीं को देंगे। विच हाई कोर्ट स्टेटेड द डिवोर्स बाय सेइंग तलाक 3 टाइम्स इज इलीगल। तो ये है इलाहाबाद हाई कोर्ट। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो है जजमेंट था, बहुत पुराना जजमेंट है, और हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट में ये 2017-18 में जो है आ भी गया है। Which of the following high court has its jurisdiction over more than one state or union territory? तो ये है बॉम्बे हाई कोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट का जो आप दमन दीव वाला एरिया है उसके वहाँ भी है। और जैसे कोची हाई कोर्ट या फिर केरला हाई कोर्ट जो है वो जो क्या बोलते हैं लक्षद्वीप जो है उसके भी लिए भी वो उसके एरिया को ज्यूरिसडिक्शन को करता है। कलकत्ता हाई कोर्ट अंडमान निकोबार के ज्यूरिसडिक्शन को भी कवर करता है। व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिस्प्यूट बाबरी मॉस्क राम जन्मभूमि केस बिफोर इलाहाबाद हाई कोर्ट? तो ये है टाइटल सूट। टाइटल सूट केस बोलते हैं। अलग अलग तरीके के एक्चुअली सूट्स भरे जाते हैं। सेंटर स्टेट रिलेशंस इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज सरकारिया कमीशन which was empowered to recommend changes in its center-state relations submitted its report. So this report is submitted by 1983 I think. तो इसमें 1983 ही होना चाहिए। Submitted its report in January 1988, तो 1988 में सबमिट किया था। ये बना था इस समय 1983 में बना था, और 1988 में जो है सबमिट किया था। तो ऑप्शन ई विल बी राइट। द आर्टिकल 300 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू 300 जो है सूट्स एंड प्रोसीडिंग्स, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, अटॉर्नी जनरल। तो ये सूट्स एंड प्रोसीडिंग्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज with the consent of all states, with the consent of the majority of states, with the consent of state concerned, without the consent of any state। तो ये ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। और ये आर्टिकल 253 में मेंशन किया गया है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी बाहर से कोई समझौता करके आता है तो उसे स्टेट की परमिशन की ज़रूरत नहीं होगी।
according to which article national emergency may be declared by the President of India. So Article 352, Article 370 और Article 371, Article 395, तो ये है Article 352। ये 3 तरीके की इमरजेंसी मेंशन की गई है, नेशनल इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। कॉन्स्टिट्यूशनल ही इमरजेंसी को ही आप प्रेसिडेंट रूल भी जानते हैं, जो स्टेट में लगता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी भी एक होता है जो आर्टिकल 360 के अंडर आता है, और प्रेसिडेंट रूल लगता है 356 के अंडर। द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी ऑन द बेसिस ऑफ आर्म रिबेलियन, एक्सटर्नल एग्रेशन, वॉर, ऑल ऑफ द एबव, जो सब है ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी? So proclamation of emergency I have already explained in above question, Article 352. Mainly on whose advice the president rule is imposed in the state? तो ये होता है चीफ मिनिस्टर, लेजिस्लेटिव असेंबली, ये गवर्नर रूल के होता है। और ये मेनली एडवाइस का ये मतलब नहीं टू वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन, देयर मस्ट बी सम सफिशिएंट रीजन बिकॉज इट इज this decision can be reviewed. Which of the following each are consequences of invoking Article 360, declaration of financial emergency? The president may order the state to reduce the salaries and allowances of all or any class of employees serving in connection with the state affairs. Money bill or other financial bills passed by state legislature are not required to be reserved for the consideration of the president. The president can issue direction for the reduction of salaries and allowances of all or any class of employees serving in connection with the affairs of union, including the judges of the Supreme Court and High Court. And money bill or other financial bills are to be reserved for the consideration of the president after they are पास्ड बाय लेजिस्लेचर असेंबली। तो सभी स्टेटमेंट करेक्ट है। ये दो में एक्चुअली कहा गया है कि नॉट रिक्वायर्ड टू रिजर्व, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी का मतलब ही नहीं होगा, तो इस वजह से ऑप्शन ए विल बी राइट। द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी एट द फर्स्ट इंस्टेंस कैन बी रिस्ट्रिक्टेड टू, सो दिस कैन बी रिस्ट्रिक्टेड फॉर 6 मंथ। पहले 1 साल का हुआ करता था, लेकिन इसको 6 मंथ कर दिया गया है। द फाइनेंस कमीशन, with the reference to the Finance Commission of India, consider the following statements. The Finance Commission is a statutory body. The Finance Commission was established under Article 280 of the Constitution. The recommendation made by the Finance Commission are only advisory in nature, and the first Finance Commission was established in 1950. तो ये ऑप्शन द फाइनेंस स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। एक तो ये आर्टिकल 280 के अंदर आता है, तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो ऑप्शन जो है वो 2 और 3 सही हो जाएगा, 2 और 3। ओके, स्टेब्लिश अंडर, ये सही है, ओनली एडवाइजरी बॉडी है, सही बात है। केसी नियोगी जो थे, ये एक और इंफॉर्मेशन देख लीजिए कि 1951 में इसको केसी नियोगी नाम था, जो पहले फाइनेंस कमीशन थे। अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज द फॉर्मेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन लेड डाउन? ये आर्टिकल 280 है, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। फेडरल फाइनेंस कमीशन इन इंडिया रिलेटेड टू फाइनेंसेस एमंग द स्टेट्स, फाइनेंसेस बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, फाइनेंसेस बिटवीन द सेंटर एंड लोकल गवर्नमेंट। ये फाइनेंस कमीशन की एक्चुअली फंक्शन की थोड़ी सी बात कर रहे हैं, और ये स्टेट और सेंटर के बीच में कितना टैक्स जाएगा कितना नहीं जाएगा उसी की बात कर रहे हैं। The primary function of the Finance Commission in India is to distribution of revenue between the center and the state, allocate funds to various ministries of the union and state government, advise the president on financial matter, prepare the annual budget. So option A is correct. I have already explained, तो उसी को बार बार पूछा गया है। Planning Commission, now it's called नीति आयोग. When was प्लानिंग कमीशन इस्टेब्लिश? देन ये बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है। 15 मार्च 1950 और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बन गया था, इसको आप याद रखेंगे। इलेक्शन कमीशन, विच आर्टिकल इज इन द
in the Indian Constitution is related with the establishment of Election Commission of India। तो इलेक्शन कमीशन किस आर्टिकल के अंडर बना है? तो आर्टिकल 324 है। ये आर्टिकल ये तो ये स्पेशली आपको याद होना चाहिए। What is the special election held to fill a vacancy in legislature called? तो ये होता है बाईपोल इलेक्शन बोलते हैं। बाईपोल मिड टर्म, देखो 3 तरीके के इलेक्शंस होते हैं। एक तो जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन का मतलब कोई गवर्नमेंट यहाँ पे बनी और उसने 5 साल पूरा कर लिया और फिर इलेक्शन में जा रही है, तो उसे जनरल इलेक्शन बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे मान लो 100 एमपी या फिर एमएलए चूज किए गए और उनमें से 2 लोगों की डेथ हो गई या रेजिग्नेशन दे दिया, ये 1.5 साल में या 1 ही साल में। तो अब जो बाईपोल इलेक्शन होंगे वो 4 साल के लिए होंगे, क्योंकि अब पूरे सीट पे तो इलेक्शन होगा नहीं, तो 2 ही सीट पे इलेक्शन होगा। तो उसमें से फिर जो कैंडिडेट चूज किया जाएगा वो 4 साल के लिए होगा। 4 साल के बाद उसे फिर इलेक्शन में जाना पड़ेगा। मतलब पूरी जब असेंबली का जो है इलेक्शन के लिए जाती है उसे जनरल इलेक्शन बोलते हैं, और 5 साल कंप्लीट करने के बाद। लेकिन मान लीजिए किसी भी गवर्नमेंट को बहुमत नहीं है और वो गवर्नमेंट जो है 2 साल गवर्नमेंट चलती है और फिर जो है वो गवर्नमेंट गिर जाती है यहाँ पे। और लेकिन 5 साल पूरा यहाँ पे जब चूज किया गया था 5 साल चलनी थी, लेकिन 2 ही साल पे चली। अब इसके बाद कोई गवर्नमेंट बनाने की स्थिति में भी नहीं है, तो अब फिर से लोग जाएंगे और इलेक्शन होगा। तो इसे बोलते हैं मिड टर्म। मिड टर्म मतलब टर्म के बीच में ही इलेक्शन हो गया है। 5 साल उन्होंने पूरा नहीं किया। टर्म कितना था? 5 साल। लेकिन 5 साल के पहले अब जो गवर्नमेंट बनेगी वो 5 साल पूरा जाएगी। ऐसा नहीं कि 2 साल बचा था तो 2 ही साल जाएगी। अब वो पूरा 5 साल के लिए बिल्कुल हुई, क्योंकि पूरा हाउस जो है वो इलेक्शन के लिए चला गया, कोई पर्टिकुलर मेंबर की कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं गई। द लोअर एज लिमिट ऑफ वोटर्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर was reduced from 21 ईयर टू 18 ईयर। तो ये था 61 अमेंडमेंट 1989 में किया गया था। ये तो बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कुछ एक्सप्लेन भी कर नहीं सकते। द वोटिंग एज इन जनरल इलेक्शन वाज रिड्यूस फ्रॉम 21, ये तो 61। फिर वही क्वेश्चन, वन नेशन वन इलेक्शन इज टू बी रियलाइज्ड इन इंडिया, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विल रिक्वायर अमेंडमेंट। तो इसमें अमेंडमेंट होगा, मैं पूरा ही बता देता हूँ, 83, 85, 172, 174 एंड 356। इतने आर्टिकल को जो है अमेंड करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस वजह से ऑप्शन ई विल बी राइट। हु हैज़ अथॉरिटी टू ग्रांट नेशनल और रीजनल पार्टी स्टेटस टू द वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया? दिस इज पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट और इलेक्शन कमीशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। देन ये ऑप्शन तीसरा सही होगा, इलेक्शन कमीशन। व्हाट इज द वर्जन ऑफ द मशीन वीवीपैट यूज्ड फॉर वोटिंग इन इंडिया? सॉरी, ये M1, Z1, M3, Z3। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन हो गया, इलेक्शन कमीशन के वीवीपैट के बारे में पूछ लिया। तो M3 एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल पार्टी इन इंडिया, अ पार्टी मस्ट हैव सिक्योर्ड एट लीस्ट हाउ मच परसेंटेज ऑफ वोट्स इन प्रीवियस इलेक्शन। तो जो पॉलिटिकल पार्टी की जो एलिजिबिलिटी है नेशनल पार्टी बनने की, वो कुछ इस तरीके से है कि आपको जनरल इलेक्शन में या किसी भी इलेक्शन में आपको एक पर्टिकुलर वोट पाना होता है या फिर नंबर ऑफ सीट्स आप जीते हैं। तो इसमें देखिए 3 तरीके क्राइटेरिया होता है। ये पार्टी विंस 2% ऑफ सीट्स इन लोकसभा, मतलब अगर 11 सीट जीत जाती है और कितने कम से कम 3 स्टेट से, जैसे समाजवादी पार्टी जो है कितना सीट जीती है? 37 सीट जीती हुई है। तो क्या ये नेशनल पार्टी हो गई? नहीं, क्योंकि इसने पूरा सीट केवल यूपी में जीता है। अगर ये 11 सीट केवल जीतते 37 के बजाय और केवल 3 स्टेट से जीतते, मतलब एक स्टेट में 2 सीट पा गई, एक में 7 पा गए और एक में और 2 पा गए, तो ये नेशनल पार्टी हो जाते हैं। लेकिन केवल एक ही स्टेट में 37 थे, तो ये नेशनल पार्टी नहीं है। इन लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली द पार्टी सिक्योर 6% ऑफ टोटल वैलिड वोट इन एटलीस्ट 4 स्टेट्स। तो या तो जो ये पार्टी थी, ये पार्टी अगर जैसे मान लीजिए 4 स्टेट में कम से कम 6% वोट पा जाती, जो इनके रिस्पेक्टिव वोट्स थे, क्या कौन से वोट्स? या तो ये लोकसभा में मिला करके 6% पा जाते, या तो जो इनके इंडिविजुअली जो लेजिस्लेटिव असेंबली वाले एमएलए वाले जो चुनाव होते उसमें पा जाते, तब पर भी ये नेशनल पार्टी हो जाते।
अ पार्टी हैज गॉट रिकग्निशन एज अ स्टेट पार्टी इन एटलीस्ट 4 और मोर। तो या तो फिर 4 स्टेट में इसको स्टेट पार्टी का दर्जा मिल जाए, और स्टेट पार्टी के लिए भी अलग अलग क्राइटेरिया है। तो बस नेशनल पार्टी का ही पूछता है। इस स्टेट पार्टी के अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप इलेक्शन कमीशन की साइट पे जाइए, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। द कॉन्स्टिट्यूशंस 10th शेड्यूल रिलेट्स टू, तो नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड एसटीज एरिया, जुडिशियल रिव्यू और एंटी डिफेक्शन लॉ। तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ है, और ये 52nd अमेंडमेंट के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जो है इसको अमेंड किया गया था। 1985 राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट थी। आम आदमी पार्टी इज, तो जब ये क्वेश्चन आया था तो उस समय ये आम आदमी पार्टी स्टेट पार्टी थी, लेकिन अभी आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी है, तो हम नेशनल पार्टी ही मानेंगे इसको। नेम द पॉलिटिकल पार्टी विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ कंपोजिट सेंट्रल गवर्नमेंट बट दियर मेंबर हैज बीन इलेक्टेड स्पीकर ऑफ द 13th लोकसभा। तो नेम द पॉलिटिकल पार्टी विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ कंपोजिशन, ये उस समय का करंट अफेयर का था, तो ये टीडीपी थी उस समय का, इसका कोई रिलेवेंस नहीं है। Consider the following statements regarding the political parties in India. The Representation of the People's Act 1951 provides for the registration of political parties. Registration of political parties is carried out uh, by the Election Commission. A national level political party is one which is recognized in 4 or more states. Okay, ये अभी हम लोगों ने देखा। During 1999 general election, there were 6 national and 48 state level parties recognized by Election Commission of India। अब ये तो याद ही नहीं होगा उस समय कितना था, तो ये सभी ऑप्शन इसमें करेक्ट थे। तो इसमें बस आपको ये वाली बात जो है स्टैटिक है, इसको ये याद होना चाहिए, और ये मतलब पहला दूसरा तीसरा आपको पता होना चाहिए। चौथे वाले के बारे में आप पता नहीं कर सकते, क्योंकि उस समय हर इलेक्शन में आप कैसे पता कर सकते हैं। जो इसमें मैच करने के लिए दिया है कि फॉर्मेशन ईयर एक्चुअली पूछा हुआ है। तो फॉर्मेशन ईयर जो तृणमूल कांग्रेस है 1998 में बना था, जिसकी अभी हेड है ममता बनर्जी जी। बहुजन समाज पार्टी जिसकी मायावती जी हैं, 1984 में बना था, काशीराम जी के द्वारा बनाया गया था। और फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसको मार्क्सिस्ट पार्टी, जो मार्क्सिस्ट वाला ब्रांच है उसको बोलते हैं। एक देखो कम्युनिस्ट पार्टी दो तीन पार्टियां हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, लेनिन, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, तो कई सारी पार्टियां हैं। भारतीय जनता पार्टी 1980 में बना हुआ था। तो ये आप मैच कर लीजिए कि पहले का चौथा, पहले का चौथा, तो पहले का चौथा ए, फिर पहले का चौथा, फिर दूसरे का एक, ये सी जो है ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे अलग तरीके से दिया भी हुआ है। तो अगर आप प्रिसाइजली देखें तो अप्रैल अप्रैल या अप्रैल 1984 में बना है, तो इसका मतलब ये काशी अम्बेडकर जी की जयंती के आसपास ही बना होगा, क्योंकि ये दलित पॉलिटिक्स जो है इससे जुड़ा हुआ है। और अप्रैल में ही भारतीय जनता पार्टी भी बनती है 1980 में, रामनवमी या फिर इस वजह से। नवंबर 1964। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, द प्रोविजन ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इज गिवन इन। तो ये पहले तो आर्टिकल आप देख लीजिए, 2 में आर्टिकल दिया हुआ है और 20, तो ऐसे आप रखें, जब अमेंड करोगे 2 बन जाएगा। ये तो 0 है, 0 तो अमेंड करके किसी चीज़ को अमेंड करेंगे तो एक था, तो इसको अमेंड करके कुछ और बना दिया है। तो इस वजह से आप 20th पार्ट ऐसे याद रखेंगे। मैं तो ऐसे ही याद किया हूँ, आपको अगर कोई दूसरा तरीका पता है तो आप याद कर सकते हैं। क्रिएशन ऑफ अ न्यू स्टेट रिक्वायर्स अ मेजॉरिटी फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो ये सिंपल मेजॉरिटी से एक्चुअली होता है। ये आर्टिकल न्यू स्टेट रिक्वायर्स अ मेजॉरिटी फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, ये आर्टिकल 3 के अंडर में होता है। और तो इसको कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की एक्चुअली ज़रूरत भी नहीं पड़ती। बाउंड्री को एडजस्ट करना या फिर एग्जिस्टिंग स्टेट से कोई दूसरा स्टेट बनाना, तो सिंपल मेजॉरिटी से वो हो जाता है। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट गिव दिल्ली द नेम नेशनल कैपिटल टेरिटरी। तो ये हुआ था 69th अमेंडमेंट से, और इसी अमेंडमेंट से ये बना भी था दिल्ली एनसी, इसको बोलते हैं नेशनल कैपिटल रीजन, एनसीआर। ओके, एनसीआर, जिसमें यूपी के 8 डिस्ट्रिक्ट आते हैं।
और राजस्थान के 2 और 13 शायद आते हैं हरियाणा के। अ बिल फॉर द अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी प्रेजेंटेड। एक बिल है वो इधर लोकसभा या राज्यसभा, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, लेकिन अगर मनी बिल है तो केवल लोकसभा में होगा। और फाइनेंशियल बिल टाइप ए है, वो भी केवल लोकसभा में ही होगा, लेकिन दूसरे टाइप का है तो किसी में भी हो सकता है। अमेंडमेंट बिल किसी में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, कई बार पर्टिकुलरली नाम दे करके पूछ लेते हैं, तो इस वजह से आप अमेंडमेंट बिल किसी भी सभा में पहले लाया जा सकता है। When was the first bill for the amendment of Indian Constitution prepared? So this is 1951, abolition of क्या बोलेंगे वो, जमींदारी जो था उन सबको करने के लिए, लैंड रिफॉर्म्स के लिए किया गया था। Which of the following constitutional amendment acts was termed as mini constitution? So this was 42nd constitutional amendment और स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो ऐड किए गए थे, तो आप ये भी याद रखेंगे। Consider the following statements regarding the 42nd Amendment to the Constitution of India. It added 3 words to the preamble: socialist, secular integrity. This is right. It added eight fundamental duties to Constitution. देखो स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किए गए थे। इट एडेड न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, आर्टिकल 39A, 43A एंड 47, ये सही है। और इट ग्रांटेड पावर टू द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन टू डिसक्वालीफाई मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तो ऑप्शन सी विल बी राइट। ओके, इन विच केसेस डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गिव फॉर द फर्स्ट टाइम द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? सो दिस वॉज हैपन इन केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला, और इनकी अभी डेथ हुई है केशवानंद भारती जी का, आई थिंक 2024 या 23 में हुआ इनका डेथ। तो ये जजमेंट आया था 1973 में। ओके, इन विच केस डिड द, इसकी थोड़ी सी विजिबिलिटी में प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा मैं प्रोनाउंस कर रहा हूँ, आप इसको सुन लीजिए। इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फर्स्ट प्रोपाउंड द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? वही क्वेश्चन को फिर पूछा है केशवानंद भारती, तो कोई ऐसा मसला है नहीं। Which of the following constitutional amendment in India has decided the maximum strength of the Council of Ministers with Chief Minister in a state? तो ये किया गया था 91st अमेंडमेंट के द्वारा। ये सब बहुत एक्चुअल क्वेश्चन है, ये सब आपको याद होने चाहिए। और साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैज बीन रिस्ट्रिक्टेड टू द 15% ऑफ मेंबरशिप ऑफ लोकसभा बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? दिस वाज डन इन 91st, I have already explained. So which amendment to the constitution abolished the 2 seats that were reserved for the Anglo-Indian community? तो ये हुआ था 104, और इसको SC/ST का जो रिजर्वेशन है इसको 2030 तक कर दिया गया। 100 वाला जो था वो है जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश के जो टेरिटरी का आदान प्रदान हुआ था उसमें किया गया था, कुछ इंडिया को दिया गया था, कुछ बांग्लादेश को दिया गया था। और 102 जो है ओबीसी कमीशन को एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दी गई है। ओके, अदर बैकवर्ड क्लासेस को जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दी गई है। और 103 जो है EWS इंट्रोड्यूस किया गया था। ऑफिशियल लैंग्वेज, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन? सो दिस वॉज डन बाई इन 343। तो देखो हिंदी को देखो, यही वाला आर्टिकल है भैया। ओके, और पार्ट 17 में है, ये भी बात है आपको याद रखनी है। तो हिंदी जो है खतरा, एक तरह 17 से खतरा, तो 17 वाला पार्ट आप याद रखिए, हिंदी बहुत खतरनाक है। ओके, कोई इसे टक्कर नहीं ले सकता। द नंबर ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेज रिकग्नाइज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इन द 8th शेड्यूल, तो ये भी तो 22 है। ओके, 92nd अमेंडमेंट के द्वारा अभी 92 हैं। शुरुआत में कितने थे? 14 थे जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था। पंचायती राज एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज स्टार्टेड ऑन, तो दिस वाज स्टार्टेड 2 अक्टूबर 1959। ये 2 अक्टूबर 1959 को एक्चुअली स्टार्ट किया गया था। कहाँ से? एक नागौर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में, वहाँ से स्टार्ट किया गया था। नागौर की एक टी भी बहुत फेमस है, वहीं से एक्चुअली स्टार्ट होता है।
हु डिसाइड्स टू कंडक्ट पंचायत इलेक्शंस, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट जज, इलेक्शन कमीशन। तो ये पंचायत इलेक्शन जो है स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है, और एक्चुअली अगर ये प्रिसाइजली अगर बोला जाए तो जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है वही डिसाइड करता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन बनाने में अच्छा नहीं किया गया इसको, या तो इसको गलत ही मान के रखो। द सब्जेक्ट ऑफ पंचायती राज इज इन स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट में है। पंचायती राज इज सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। द डिसीजन टू कंडक्ट पंचायत इलेक्शन इज टेकन बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये द स्टेट गवर्नमेंट और द इलेक्शन कमीशन, स्टेट गवर्नमेंट। अगर इसमें एक स्टेट इलेक्शन कमीशन दिया जाए तो वो ज़्यादा प्रिसाइज आंसर होगा, लेकिन अगर नहीं है तो इसको भी मान सकते हैं। व्हाट इज द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन पंचायत राज सेटअप, क्योंकि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई है, और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाने की वजह से आप उसको डिक्टेट नहीं कर सकते, उसको वो अपना इंडिपेंडेंटली फंक्शन करेगी। हालांकि वो गवर्नमेंट पर काफ़ी चीज़ें निर्भर करती हैं। व्हाट इज द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन पंचायती राज सेटअप? 3 tier structure of local level government at the village, block and district. 4 tier, 2 tier, single tier। तो ये टीयर से ही पहले पता लग जा रहा है। तो 3 tier जो है, ज़्यादातर लोग 3 tier वाले एसी में ही ट्रेवल करते हैं, या तो स्लीपर में जाएंगे या 3 tier वाले में। तो 3 tier आप ऐसे याद रखें। तो बलवंत राय मेहता की कमेटी के द्वारा, जो अशोक मेहता थे वो उन्होंने 2 tier की बनाने की बात की थी, और बलवंत राय मेहता ने 3। नेम द कमिटी विच वॉज सेटअप बाई NDC in 1957 for reorganization of CDP and NES which suggested 3 tier रूरल लोकल गवर्नमेंट। ये बलवंत, ये दो टीयर की बनाने की बात की गई थी। तो देखो ये DCE करके बस, लेकिन अगर लोकल गवर्नमेंट यहाँ पे 3 tier दे दिया तो कितना आसान हो जाता है। Which viceroy decentralized the colonial economy structure in India? So this was done by Mayo, and he was 1869 to 1872। ओके, और 1872 में इनके बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन रख लें। पहला सेंसस हुआ था, ओके, लेकिन रेगुलर सेंसस जो हुआ था वो रिपन के टाइम पे हुआ था 1882 में, ओके। और लेकिन अगर पहला पूछेगा तो ये माना जाएगा, लेकिन पहला रेगुलर पूछा जाएगा तो 1882 माना जाएगा। और इन्होंने पहली बार सीरियसली अगर डिसेंट्रलाइजेशन का काम किया था और प्रोविंस को थोड़ा सा सीरियसली लिया था। तो ये सब इंफॉर्मेशन आपको जाननी चाहिए। द चेयरमैन ऑफ द कमिटी सेटअप फॉर द रिकमेंडेशन ऑफ पंचायती राज इन इंडिया। सो दिस वॉज डन बाई बलवंत राय मेहता, एंड देयर वर सम अदर कमिटी एज वेल। सो एक तो PK अशोक मेहता कमेटी बनी थी 1977 में, बलवंत राय 1957। इन्होंने 3 tier की बात की थी, इन्होंने 2 tier की बात की थी। LM सिंह भी 19, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाने की बात की थी कि इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया जाए, ओके। और ये PK थंगन, सॉरी हाँ थंगन, जो थंगन है भैया, तो ये 1988 में ये कमेटी बनी थी, और सभी जो है पंचायती राज से ही रिलेटेड है। Which one of the following committees commissions recommended the creation of न्याय पंचायत? तो न्याय पंचायत एक्चुअली बलवंत राय मेहता वाली कमेटी में नहीं था, ये था अशोक मेहता की कमेटी में। अशोक मेहता कमेटी रिकमेंडेड द क्रिएशन ऑफ न्याय पंचायत। द कमेटी recommended the न्याय पंचायत should be kept as a separate body and should not be mixed with the people elected for the development of panchayat. The committee was in favor for combination of qualified judge to preside over a bench of separately elected न्याय panchayats. The elected न्याय panchayats will not be entitled to seek a re-election. They should serve in another। ये तो, और एक चीज़ और आप देख लीजिए, एक मुखिया होता है, मुखिया जी, और एक होते हैं सरपंच। तो मुखिया और सरपंच जी में क्या अंतर है? मुखिया जो होते हैं ये ग्राम सभा के हेड होते हैं, ग्राम सभा के हेड, और ये सरपंच जी होते हैं ग्राम के या विलेज के जो जज वाला काम करेंगे, ये करेंगे, ओके। ये एक तरीके से आप प्रधानमंत्री को, अगर आप नेशनल लेवल पे समझे, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को समझे। The committee on which recommendation the Panchayati Raj system was introduced in country was headed by, this was done by Balwant Rai Mehta। The
Decentralization system was recommended by, so this was done by Balwant Rai Mehta in 1957. Ashok Mehta committee recommended two-tier government of पंचायती राज. ओके, 15,000 से 20,000 लोग इसमें रहेंगे. पंचायती राज इज मेनली एम्ड एट गिविंग ट्रेनिंग टू विलेज फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन. और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर टू विलेज, ये अलग ज़्यादा सही है. विच इज़ द मेन करेक्टरिस्टिक ऑफ पंचायती राज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. तो पंचायती राज सिस्टम, तो ये 3 tier हो गया. इट एम्स टू गिव सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस टू विलेजेस. दिस इज अगेन राइट. सम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आर रिप्रेजेंटेटिव इन जिला परिषद. ऑल आर ट्रू, तो ये ऑल सही है. तो जो MP होते हैं उनको जब सीटिंग होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो वहाँ भी उनको रिप्रेजेंटेशन मिलता है. द 3 tier सिस्टम ऑफ पंचायती राज कंसिस्ट ऑफ ग्राम पंचायत, ग्राम समिति, जिला परिषद. ओके, तो ऑप्शन डी विल बी राइट. ग्राम पंचायत आपको पता ही होगा, ग्राम पंचायत तो ग्राम लेवल पे होगा. पंचायत समिति ये होता है ब्लॉक लेवल पे, और जिला परिषद ये होता है जिला लेवल पर. ए पंचायत समिति एट ब्लॉक लेवल इन इंडिया इज ओनली, ये होता है एडवाइजरी बॉडी, कंसल्टेटिव बॉडी, कोऑर्डिनेटिंग एंड सुपरवाइजरी बॉडी, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी होती है. ओके, तो ये एक तरीके की एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी होती है जिसको आपको ए पंचायत समिति एट द ब्लॉक लेवल इज एन एडवाइजरी बॉडी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी. एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी होती और ये ब्लॉक लेवल पे होती है पंचायत समिति. ये बातें हम याद रखेंगे. ए पंचायत समिति एट ब्लॉक लेवल इन इंडिया इज ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी. कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है. अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग इज पंचायती राज सिस्टम एस्टेब्लिश फॉर इन इंडिया. तो ये हुआ था डायरेक्टिव प्रिंसिपल. तो आर्टिकल 40 में ये मेंशन है, और आर्टिकल 40 आता है DPSP में. ओके, तो ये बातें आप याद रखेंगे. तो पंचायती राज उसी में मेंशन है. तो विच आर्टिकल गिव्स द लिस्ट ऑफ 29 फंक्शंस टू बी परफॉर्म बाय पंचायती राज. तो दिस इज वन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो ये है 243 जो आर्टिकल है उसमें G वाले पार्ट में दिया गया है. जैसे हमारा 7th शेड्यूल जो है जिसमें सब्जेक्ट दिए गए हैं कौन कौन से, स्टेट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट में, ऐसे ही 243G में भी दिया गया है. विच गवर्नमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन. तो ये 73 में गया था. 74 में क्या दिया गया था, म्यूनसिपालिटीज दिया गया था. और इसको कौन से एक्चुअली शेड्यूल में ऐड किया गया, तो ये 11वें शेड्यूल में ऐड किया गया है, और ये 12वें शेड्यूल में ऐड किया गया है. ओके, इसमें 18 सब्जेक्ट्स हैं, इसमें 29 सब्जेक्ट्स हैं. ये भी आप याद रखें. अंडर आर्टिकल 243J विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक प्रोविजन टू द मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट बाय द पंचायत. तो दिस वाज डन इन स्टेट लेजिस्लेचर. तो स्टेट तो बहुत ही ऑब्वियस सा क्वेश्चन हो गया क्योंकि स्टेट के ही अंडर में आता है. ऑन द बेसिस ऑफ विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पंचायती राज वाज गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस. सो दिस वाज डन इन 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992. इफेक्टिव फ्रॉम, अगर अच्छा इफेक्टिव डेट भी आप याद रखें, इसी अप्रैल 24 1993, और इसी डेट को पंचायत दिवस भी मनाया जाता है, पंचायती दिवस भी मनाया जाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द पंचायती राज सिस्टम. खाप पंचायत, कास्ट जान, ये ग्राम पंचायत ही है. ये सब तो सब पहले के जो अपने कास्ट डोमिनेंस या फिर रीजन डोमिनेंस के लिए एक पंचायत की जाती थी, उस हिसाब से है. विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स स्टेट गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत. तो ये आर्टिकल 32, आर्टिकल 40, तो आर्टिकल जो है 40 है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डायरेक्ट्स द स्टेट गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत. आर्टिकल 40 और DPSP में है. व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पंचायती राज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. तो इसमें सभी ऑप्शन सही है. कई बार एक्चुअली ये रिपीटेड हो गया क्या, पंचायती राज मेनली एम्ड एट, ये शायद क्वेश्चन रिपीटेड हो गए हैं. हाँ, यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं. द मिनिमम एज फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन टू द पंचायती राज सिस्टम शुड बी हाउ मेनी ईयर्स अकॉर्डिंग टू 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. तो ये 21 साल है. तो वोट देने का अधिकार आपको 18 साल है. पहला जो पड़ाव होता है पंचायती राज में, जब आप पहली बार आप वोट करते हैं तो आप उसमें
चुनाव अगर लड़ना चाहते हैं तो आपकी अगर एज 21 साल हो गई तो उसमें लड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको एमपी एमएलए बनना है तो 21 साल। अगर आपको राज्यसभा या फिर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है उसमें अगर आप मेंबर बनना चाहते हैं 30 साल आपकी एज होनी चाहिए। अगर आप राष्ट्रपति या फिर गवर्नर बनना चाहते हैं तो ईयर जो है 35 ईयर होना चाहिए मिनिमम। और अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बनना चाहते हैं कितना एज होना चाहिए तो ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। लेकिन हाँ, इनकी रिटायरमेंट की एज 65 साल है। और जो अगर आप हाई कोर्ट के जज हैं तो आपकी रिटायरमेंट की एज 62 साल है। तो ये बातें आप याद रखेंगे। फॉर सक्सेसफुल फंक्शनिंग पंचायती राज नीड्स फुल कोऑपरेशन। अच्छा, इसमें कई लोग सोच रहे होंगे कि इसमें तो ये फालतू बना दिया है कि इसमें तो मिनिमम एज दिया ही नहीं। बहुत गलत बात है, क्योंकि अगर आप जब बीए करोगे, एलएलबी करोगे, तब तक आपकी एज 25 30 35 पहुंच जाएगी। तो इस वजह से वो समझ करके लिखा गया है। ओके। फॉर सक्सेसफुल फंक्शनिंग पंचायती राज नीड्स फुल कोऑपरेशन ऑफ लोकल पब्लिक, सेंट्रल गवर्नमेंट, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियन। तो ये लोकल पब्लिक के लिए है। पंचायती राज इन इंडिया रिप्रेजेंट्स डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, कम्युनिटी डेवलपमेंट, या फिर सभी सभी इसमें ऑप्शन सही है। पंचायती राज इज ऑर्गेनाइज्ड एज अ यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट अंडर। तो ये डीपीएसपी में ही है। सॉरी सॉरी, इसमें क्या दिया है एक्चुअली, ये भी ऑप्शन सही है। प्रीएम्बल नहीं, यूनिटी ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट अंडर। तो ये आर्टिकल 73rd अमेंडमेंट में एक्चुअली दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये है ऑटोनॉमी, पीपल्स पार्टिसिपेशन, टू इंस्टॉल नॉन कॉन्फिडेंस एमंग लोकल कम्युनिटीज, टू एम्पावर लोकल कम्युनिटीज। तो ये टू एम्पावर लोकल कम्युनिटीज। और ये कौन से अमेंडमेंट के तहत आया था? 73rd अमेंडमेंट के तहत। कब आया था? 1992 में आया था। इम्प्लीमेंट कब हुआ था? 24 अप्रैल 1993। ये आप इतनी बार सुनेंगे कि आपको यहीं पे याद हो जाएगा। द पंचायती राज सिस्टम वाज फर्स्ट स्टार्टेड इन इंडिया इन स्टेट ऑफ राजस्थान एंड। तो ये देखो, राजस्थान वाला तो याद होता है। कब राजस्थान में हुआ था? 2 अक्टूबर 1959। 59 कहाँ से? नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। और दूसरा आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में जो है स्टार्ट हुआ था पंचायती राज। आंध्र प्रदेश सेकेंड। पंचायती राज वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन राजस्थान, और सेकंड जो है आंध्र प्रदेश में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट कंसर्न ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। तो ये तो आ गया भैया ये डी वाला, क्योंकि मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ये स्टेट गवर्नमेंट के फंक्शन में आएगा, क्योंकि ये बड़ा काम है पब्लिक को ऑर्डर में मेंटेन करना, लॉ एंड ऑर्डर को रखना। हाउ मेनी सब्जेक्ट्स हैज बीन एम्पावर्ड टू बी कंट्रोल्ड बाय पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस थ्रू शेड्यूल 11। तो देखो, शेड्यूल 11 में है कितने हैं? 29। और क्या नाम है इसका, म्यूनसिपैलिटीज में कितने हैं? 18। ओके। विच स्टेट डज नॉट हैव पंचायत सिस्टम। तो पंचायत सिस्टम एक्चुअली कुछ स्टेट में नहीं है। कौन से स्टेट में नहीं होंगे उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। आर्टिकल 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोविजंस रिलेटेड टू पंचायत फ्रॉम 243 टू इतने में, मतलब आर्टिकल 243 टू 243O, और 243P से चालू हो जाता है आपका क्या? म्यूनसिपैलिटीज। ओके। और कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे एक्चुअली उनके अपने रूल रेगुलेशन है, इस वजह से वहाँ पे नहीं लगाए गए हैं। तो वो प्रोविजंस रिलेटेड टू पंचायत सेल नॉट अप्लाई टू द हिली एरिया। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर वर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एग्जिस्ट। ओके। क्योंकि वहाँ पे एक्चुअली ट्राइबल्स ज़्यादा रहते हैं, उनके रूल रेगुलेशन थे, वो भी एक पंचायती की तरह ही है। विच पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इंडिया हैज रिजर्व सीट फॉर वुमेन। तो ये पंचायती राज है। और अभी लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन 106th अमेंडमेंट के द्वारा 1/3 जो है वुमेन को रिजर्वेशन दिया गया है। लेकिन अभी तक झुंझुना ही दिया गया है, क्योंकि अभी 2 जनरल इलेक्शन तक कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलने वाला है। एक तरीके से गवर्नमेंट ने बस इसे अपना वोट पॉलिटिक्स खेल दिया है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ प्रोवाइडेड 50% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन लोकल बॉडीज अप टू 2010। तो अभी तक लोकल बॉडीज में कई सारे स्टेट जो है दे चुके हैं। तो देख लेते हैं। बिहार,
मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एट प्रेजेंट 50% ऑफ पंचायत फॉर वुमेन आर रिजर्व इन आंध्र प्रदेश, केरला, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, त्रिपुरा, बिहार, ये सब बहुत सारे राज्य हैं, आप सभी राज्यों को देख लीजिए। 50% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इज लीगलाइज इन सर्टेन स्टेट्स सच एज, तो दीज वर, ये सभी स्टेट हैं भैया 50% वाले। The legislative origin of 73rd Constitutional Amendment Act can be traced back to which of the following amendment? तो अच्छा ये दिया है, तो ये 64th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में एक्चुअली किया गया था। और 64th में एक्चुअली हुआ क्या था कि 64th अमेंडमेंट बिल प्रेजेंटेड 1989 एंड इंट्रोड्यूस इन लोकसभा 1989 टू कॉन्फर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज। दिस वॉज एक्चुअली फर्स्ट अटेम्प्ट, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि राजीव गांधी जो है राज्यसभा में मेजोरिटी में नहीं थे, तो पास नहीं हो पाया। उसके बाद जनता दल का फिर सरकार आती है, फिर जब कांग्रेस दोबारा आती है तो जो है, अगर आप उसको थोड़ी सी हिस्ट्री से रिलेट करेंगे तो पता लगेगा। विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ग्रांटेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, तो ये है 73rd। और ये 73rd 11th शेड्यूल में है, 29 सब्जेक्ट हैं, और 24 अप्रैल 1993 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। 1992 में ये आया था। इतना सारा आपको याद रखना है। 73rd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू पंचायती राज सिस्टम। एट व्हाट लेवल डज अ पंचायत समिति ऑपरेट अ पंचायती राज स्ट्रक्चर? ब्लॉक लेवल बॉडी। पंचायत समिति, समिति को आप याद रखिए, ओके, ये ब्लॉक लेवल पे होता है। विच इज नॉट एमंग द पावर्स ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन इंडिया? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, जुडिशियल रिव्यू, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, नन ऑफ दीज। तो लैंड रिफॉर्म्स तो कर सकता है छोटे मोटे, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन ये भी कर सकता है, लेकिन जुडिशियल रिव्यू ऐसे इसके पास कोई पावर होता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का स्पेशल पावर है। टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत, द स्टेट गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट्स एवरी 5 years फाइनेंस कमीशन, ओके। तो फाइनेंस कमीशन एक्चुअली जो है एक कॉन्स्टिट्यूट किया गया है 243I के अंडर। ये आर्टिकल आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस डज नॉट फॉल अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? तो ये क्वेश्चन एक्चुअली ऊपर भी आया हुआ था। तो ये मेंटेन पब्लिक डिसिप्लिन, ये तो लॉ एंड ऑर्डर का हो गया, और बाकी जो है 3 होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज एस्टेब्लिश एज द फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट? तो कोऑपरेशन मूवमेंट, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज एस्टेब्लिश एज द फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट? तो नेशनल एक्सटेंशन सर्विस ये जो है पहली बार इंक्लूड किया गया था। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वॉज द फर्स्ट मेजर रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च फॉर आफ्टर 1952। कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम वॉज टू ब्रिंग कम्युनिटी डेवलपमेंट। द 3 phases of community development were नेशनल एक्सटेंशन फेज, नेशनल एक्सटेंशन, ओके, यही पूछा गया है। अब देखिए एक कमेटी के बारे में पूछ दिया गया है, ऊपर हमने देखा था, इसमें आपको सीधा मिलाना है, कोई किसी इधर उधर देखना ही नहीं। बलवंत राय मेहता 1957, एल एम सिंघवी ये 1986, अशोक मेहता 77, ये 77 लेकिन 78 दिया हुआ है। GN राव ये है 19, वो बलवंत राय मेहता ये है तो पहला होगा, तो उल्टा पुल्टा ही दिया है क्या? नहीं, ये तीसरा तो दिया है 3-1-5-3-1-5-2-4, ओके। तो इतना आपको याद होना चाहिए। स्पेशल प्रोविजंस ऑन द ऑन for certain classes after the amendment in Indian Constitution by the Parliament on 14 August 2007, the number of caste in list of scheduled caste is, तो ये 1206 कास्ट है भैया शेड्यूल कास्ट की। अरे बाप रे, कितनी है, अभी कितने हो गए हैं? 1261। Who is the first chairman of backward classes commission?
तो ये थे काका का लेकर इन्हों की कमेटी बनी थी 1952 या 53 में, 53 में बनी थी। और इन्होंने 1955 में अपनी जो है रिपोर्ट पेश की थी। द स्पेसिफिकेशंस रिक्वायर्ड फॉर अ कम्युनिटी टू बी डिक्लेयर्ड एज शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर इंडिकेशन ऑफ प्रिमिटिव ट्रेड, डिस्टिंक्टिव कल्चर, साइनेस ऑफ कंटेक्ट विद कम्युनिटी एट लार्ज एंड बैकवर्ड एंड जियोग्राफिकल आइसोलेशन। तो ये सभी ऑप्शंस करेक्ट हैं। एक्चुअली जो एसटी लोग हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब लोग हैं, जो आदिवासी बोले जाते हैं हिंदी में, उनके उनको एक्चुअली इस ये स्टेटस, एससी स्टेटस देने का जो तरीका है ये यही सब है। डिस्ट्रिक्ट कल्चर है उनका, साइनेस होती है, और आइसोलेटेड एरिया में रहते हैं, मतलब ज़्यादा जंगल के करीब रहते हैं, लेकिन मस्त रहते हैं। कुछ लोग उनको सोचते हैं कि वो सभ्य नहीं है। तो ये भी बड़ा एक बात बोली जाती है कि मेन स्ट्रीम के लोग सोचते हैं कि उन्हें हम सभ्य बना रहे हैं, और वो उधर से सोचते हैं कि हम आपको इंसान बना रहे हैं। तो दोनों की अपनी अपनी वैचारिक लड़ाइयाँ भी चलती रहती हैं। द मोबाइल कोर्ट इन इंडिया इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ जस्टिस भगवती, मिस्टर राजीव गांधी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो ये हैं अब्दुल कलाम जी। हु डिसाइड्स द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर मैटर्स अदर दैन दोज इन द 10th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो दिस वाज डन बाय गवर्नर। ओके। और सेंट्रल लेवल पे कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। इंडियन नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन विच डेट? तो 22 जुलाई 1947 को किया गया था नेशनल फ्लैग को। बहुत ही एक्चुअली इम्पोर्टेंट, ये रेशियो भी याद रखिए, 3:2 का, और 24 स्पोक्स होते हैं। Which of the following characteristic is not true for unitary form of government? Swift decision, flexible, ideal for large countries, uniformity of law। तो ये अच्छा नहीं है। Which of the with reference to United Nations peacekeeping operation, consider the following statements. United Nations peacekeeping forces can only use force for self defense। ये सही है। A peacekeeping operations can only be withdrawn by a resolution of the United Nations Security Council, only be withdrawn। The United States is largest budget contributor to the UN peacekeeping force। ये तीसरा वाला तो सही है, लेकिन इसमें पहले वाले में थोड़ा सा है, ओनली यूज द फोर्स। पीस कीपिंग फोर्स अगर जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी को डिक्लेयर किया है तो वहाँ भी तो यूज कर सकते हैं। इस वजह से 2 और 3 जो है सही हो जाएंगे। हु वॉज द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूएन बिफोर सैयद अकबरुद्दीन? तो ये अशोके कुमार मुखर्जी। ये करंट अफेयर से एक्चुअली आ गया उस समय के लिए। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हैज adopted an India sponsored resolution on multilingualism, which was the first time mention which language? इन इंडिया स्पॉन्सर्ड मल्टी लैंग्वेज को इसको स्पॉन्सर किया गया, और इसमें हिंदी, उर्दू, बंगाली लैंग्वेज को क्वेश्चन को करने के लिए परमिशन मांगी गई थी। द हेड क्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये हेग में है। हेग कहाँ है? नीदरलैंड में। और बाकी अदर जो ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशन के, वो न्यूयॉर्क में है। Which of the following are matters on which a constitutional amendment is possible only with the ratification of the legislature of not less than one half of the state? Election of president, representation of state in parliament, any of the list in 7th schedule, abolition of legislative council of state। तो ये चौथे को छोड़ करके बाकी सभी, क्योंकि ये फेडरल करेक्टर को अगर जो भी चीज़ें एक्चुअली करती हैं, अगर उनको किया जाएगा, अमेंड किया जाएगा, तो उसके लिए स्टेट की परमिशन की ज़रूरत होती है। ओके। एमनेटी इंटरनेशनल इज एन ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड विद प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन्स राइट, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स है। व्हाट इज द नेम ऑफ चाइनाज न्यू एजेंसी? ओके, तो ये है न्यू चाइना न्यू एजेंसी। वाह, क्या व्हाट इज नेम? आई डिडंट नो दिस। गवर्नमेंट रिपोर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नोन एज येलो बुक? तो ये फ्रांस है भैया। द फर्स्ट लॉ
यूनिवर्सिटी इन इंडिया वाज established इन अगस्त 1887 इन बेंगलुरु। तो फर्स्ट लॉ यूनिवर्सिटी इन इंडिया जो है, ये मुझे भी नहीं पता था, बेंगलोर में। एक NLU बेंगलोर तो है बहुत पॉपुलर, और पहले नंबर पे अभी आता है शायद। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स केम इनटू एग्जिस्टेंस, तो ये किया गया था बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पहले वॉर के बाद, पाकिस्तान के साथ जब वॉर हुआ था 1950 1965 में किया गया था। द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन सेट अप इन February 2000 इज MN वेंकटचलिया, ये थे चेयरमैन रिव्यू कमीशन। और हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट लॉ कमीशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया, तो ये थे MC सेतावाद। ओके, ये सब स्टैटिक क्वेश्चंस हैं। द चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इज अपॉइंटेड बाई, तो ये अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा। रिमूव कैसे किए जाते हैं? पार्लियामेंट के द्वारा। हु वॉज एमंग द फॉलोइंग टू रिसीव फर्स्ट भारत रत्न, तो ये थे श्री राधा कृष्ण। उसमें 3 लोग एक्चुअली दिए गए थे भारत रत्न, जिसमें राजगोपालाचारी जो थे, डॉक्टर सर्वराधा कृष्णन और CV रमन जी को 1954 में दिया गया था। कोई भी नाम एक दे करके पूछ लेते हैं कौन पहले पाया था। विच अमंग द फॉलोइंग यूरोपियन कंट्री is the first to officially recognize the state of Palestine? So this was done by Sweden. The International Day of Person with Disability is celebrated, तो this was celebrated in 3rd December। तो हमने सभी 1 घंटे में एक्चुअली ये एज आई प्रोमिस्ड कि सारे क्वेश्चंस को हम कवर कर रखेंगे। थोड़ी सी मेरी तबीयत आज सही नहीं है, तो इस वजह से कई बार बीच में मुझे दिक्कत भी हो रही थी, लेकिन मैंने पूरा इसको कवर कर रखा है। और पॉलिटी को जो दूसरे वीडियो है, ये 5वां वीडियो होगा, 5 वीडियो में पूरा कवर कर दिया गया है। आप स्पीड को बढ़ा करके या कम करके आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ इसको शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप देखिए और समझिए। और आपका ये प्रीलिम्स जो है 2025 ये ज़रूर क्लियर होगा, और अच्छे मार्क्स से क्लियर होगा, और जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चंस आएंगे वो ज़रूर आप कर पाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग पेशेंटली।